हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज CA यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। सो आज हम करेंगे फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। अगेन पहले देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रेजिस्ट करता है, रोकता है, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, राइट। अब ये जो रेजिस्टेंस है वो भी काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। इन फैक्टर्स की वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है या रेजिस्टेंस कम हो सकता है। हमने एक एग्जाम्पल लिया था रोड का, कि अगर हम कोई भी एक रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं और हमारी कार से हम जा रहे हैं, सो अगर यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक नहीं होगा, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो हम इजीली यहाँ से निकल पाएंगे, राइट। और अगर यहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक है तो हमें आगे जाने में थोड़ा सा हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी। सेम गोज़ विथ करंट। करंट के लिए भी यही है। करंट के लिए लेकिन कुछ और फैक्टर्स है जो कि डिपेंड करते हैं कि करंट की स्पीड, करंट कितना ज़्यादा फ्लो हो पाएगा और कितना कम फ्लो पाएगा। सो हियर आर द 3 फैक्टर्स फॉर द रेजिस्टेंस। फर्स्ट, लेंथ। रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द नेचर ऑफ मटेरियल। सो यहाँ पे अगर हमने एक वायर लिया, सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ। सो एक करंट का रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वायर की, उतना ज़्यादा करंट को रेजिस्टेंस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारा वायर और यहाँ पर दूसरी तरफ हम लेते हैं सेम एग्जाम्पल रोड का। अगर हमें यहाँ सूरत से अहमदाबाद जाना है, राइट, तो वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। सो हो सकता है कि हमें ट्रैफिक मिले ही नहीं और हम डायरेक्टली अहमदाबाद पहुँच जाए। लेकिन जैसे ही हमारा रूट ज़्यादा हो जाएगा, सपोज़ हमें सूरत से दिल्ली जाना है, तो अब हमें ट्रैफिक मिलने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाएंगे, राइट, क्योंकि लेंथ बढ़ गया, हमारा डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया। सेम गोज़ विथ वायर। अगर वायर छोटा रहेगा, वायर की लेंथ छोटी रहेगी, तो रेजिस्टेंस कम होगा, ट्रैफिक कम होगा वायर में। लेकिन जैसे ही वायर की लेंथ बढ़ जाएगी, ट्रैफिक ज़्यादा मिलने के चांसेस होंगे, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, राइट। सो यहाँ पर हमें फर्स्ट रिलेशन मिल गया लेंथ का और रेजिस्टेंस का, दैट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब बोलते हैं? कि अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। कितने से इंक्रीज होगा अभी हमें वो नहीं पता, लेकिन हमें ये रिलेशन पता चल गया कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर लेंथ बढ़ेगी तो। सो यहाँ पर हमने देख लिया फर्स्ट लेंथ। सेकेंड, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि ये जो वायर है, वायर एक ट्यूब, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, राइट। सो अगर वापस से हम रोड का एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर रोड जो है वो वाइड रहेगी, रोड की जो विड्थ है वो ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पे अगर ट्रैफिक होगा तो हमारा जो कार है वो यहाँ से निकल जाएगी। यानी जितनी वाइड रोड होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा। वहीं पर अगर मैं मेरे रोड को हाफ कर दूँ, मेरी रोड खाली इतनी है, तो अगर रोड की विड्थ कम हो जाएगी, तो अगर यहाँ पर 2 कार आ गई तो मेरी कार आगे नहीं जा पाएगी। यानी अगर मेरे को नैरो रोड में रेजिस्टेंस मिला तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। यानी इससे हम ये बता सकते हैं कि सेम हमारा करंट में भी होगा। अगर जो वायर है, वायर थिक हुआ, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये जो वायर की थिकनेस है, अगर अंदर का जो एरिया है वो ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम मिलेगा, क्योंकि करंट अपनी जगह निकाल पाएगा आगे जाने के लिए। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह निकाल पाएंगे आगे जाने के लिए। लेकिन वहीं पर अगर मैं ऐसा बोलूँ कि वायर हमारा बहुत ही थिन वायर है, तो फिर करंट को रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। यानी रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्यों? क्योंकि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। जितना ज़्यादा हम एरिया रखेंगे रेजिस्टेंस उतना कम मिलेगा, और जितना कम एरिया रहेगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा रहेगा। यानी दोनों अपोजिट तरीके से काम कर रहे हैं।
लेंथ में हमने देखा था कि लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया में, एरिया के लिए हमने क्या बोला कि भाई आप जितना ज़्यादा एरिया रखोगे वायर का, रेजिस्टेंस उतना कम रहेगा, और एरिया अगर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी ये क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। सो यहाँ पे हमें सेकेंड रिलेशन मिला, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जहाँ पर क्या लिखेंगे, R इज इक्वल्स टू 1/A। डायरेक्टली अगर हमें प्रोपोर्शनल दिखाना होता है तो हम लिखते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इन्वर्सली के लिए हम लिखेंगे रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1/A। तो ये हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट। थर्ड हमारा आता है नेचर ऑफ मटेरियल। जैसा कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हर एक जो कंडक्टर है, हर एक वायर है, अलग अलग टाइप का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। उस वायर का खुद का, उस मटेरियल का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है। क्यों हमने ऐसा बोला, क्योंकि वो करंट पास नहीं कर सकता। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है, क्यों, क्योंकि वो इजीली करंट पास कर सकता है। तो लेंथ और एरिया के अलावा जो हमारे मेटल का, जो हम जिसको क्वालिटी बोल सकते हैं कि भाई ये कंडक्टर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कंडक्टर की क्वालिटी हम कब अच्छी बोलेंगे, जब वो इजीली करंट पास कर पाएगा। सो जो हम कंडक्टर की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल। उस मटेरियल का नेचर कैसा है, वो है हमारा थर्ड फैक्टर। और वो हमारा थर्ड फैक्टर इस प्रपोर्शनेट साइन को हटाता है। जैसे कि हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यहाँ पर हमें प्रोपोर्शनेट साइन को किसने रिमूव किया था, रेजिस्टेंस ने। तो यहाँ पर हम लिख पाए V इज इक्वल्स टू IR, राइट। अब यहाँ पर जो हमारे पास प्रोपोर्शनेट साइन है वो किस तरीके से होगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और एक और हमारे पास है रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर हम इसको एक ही फॉर्मूला में लिखना प्रोपोर्शनेट का साइन हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इक्वल्स टू नहीं लगा सकते। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो इसको अगर हम एक ही फॉर्मूला में लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L/A। जो L था उसको हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, A था उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अगर यहाँ पे हम इंटू 1 भी करें तो L इंटू 1 इज़ 1, तो हम 1 नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, राइट। यहाँ पर जो प्रोपोर्शनेट का साइन हटेगा वो हटेगा विथ द मटेरियल ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल, राइट। तो नेचर ऑफ मटेरियल इज रो। R इज इक्वल्स टू रो L/A। रो का मतलब होता है नेचर ऑफ मटेरियल। रो इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन, राइट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ था R इज इक्वल्स टू L/A, और ये जो प्रोपोर्शनेट साइन है वो रिमूव होता है विथ द नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल को कहा गया है रो, एंड रो इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P। नेचर ऑफ मटेरियल को हम रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल भी कह सकते हैं कि भाई ये मटेरियल का नेचर ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा रेजिस्ट खुद से ही करता है। जैसे हम बोल देंगे, अभी हमने एक एग्जांपल लिया सिल्वर और कॉपर का। हमने बोला कि सिल्वर का भी इतनी लेंथ है, कॉपर की भी इतनी लेंथ है, दोनों की लेंथ सेम कर दी। फिर हमने बोला सिल्वर का जो एरिया हमने लिया वो ही सेम हमने कॉपर का भी एरिया लिया, ओके। तो अब हम ये देखेंगे, हमने लेंथ भी दोनों की सेम ली, हमने एरिया भी दोनों का सेम लिया, उसके बावजूद सिल्वर में से करंट अच्छी तरीके से पास होगा और कॉपर में से थोड़ा अच्छी तरीके से पास नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। क्यों? क्योंकि सिल्वर का जो नेचर है वो नेचर ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट इज़ बेटर देन द नेचर ऑफ कॉपर। और इसी नेचर ऑफ मटेरियल को कहा जाता है रेजिस्टिविटी,
कि वो जो मटेरियल है वो खुद से कितना करंट रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों की लेंथ और क्रॉस सेक्शन तो हमने सेम लिया, लेकिन उसके बावजूद जो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर है वो ज़्यादा है रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर से। कॉपर खुद से करंट को ज़्यादा रेजिस्ट करता है और सिल्वर कम रेजिस्ट करता है, राइट। इसीलिए यहाँ पर देखो एक पूरे चार्ट दे रखा है जिसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है उसको ऊपर वाली रैंकिंग दी गई है एंड वैसे नीचे नीचे जाता जा रहा है। तो सिल्वर सबसे ऊपर आ रहा है और उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें इनकी रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी सिल्वर की है 1.6 × 10⁻⁻8। ये है रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। मतलब हम लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया को नहीं देख रहे, हम खाली सिल्वर देख रहे हैं कि सिल्वर खुद से कितना रेजिस्ट करता है। और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे हम देखते जाएंगे कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है, राइट। सो ये होता है रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर और विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रो, राइट। रेजिस्टिविटी की भी SI यूनिट है ओम, राइट। अब यहाँ पे हमने देखा कंडक्टर के बाद कुछ एलॉयज़ हमें दे रखे हैं, कंडक्टर देन एलॉयज़। एलॉयज़ जनरली यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में। जो भी हम हीटिंग डिवाइसेस जैसे कि आयरन हम यूज़ करते हैं, टोस्टर यूज़ करते हैं, सो ये सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हम एलॉय यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो जल्दी ईजिली बर्न नहीं होते, हाई टेम्परेचर में भी वो बर्न नहीं होते, इसीलिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हम एलॉयज़ यूज़ करते हैं। टंगस्टन, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल बल्ब्स है उसके अंदर टंगस्टन यूज़ होता है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज इन द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन। सो ये इम्पॉर्टेंट है MCQs के लिए। MCQs में जनरली ये क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सो आप इसको अपनी टेक्स्ट बुक्स में टिक करके रखिए, या अगर आप रनिंग नोट्स बना रहे हैं सो आप उसमें भी ये चीज़ को नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। 12.3 हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिकल बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब फिलामेंट इज़ 1200 ओम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हमें करंट निकालना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और हमें क्या दिया है, रेजिस्टेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस से हमें करंट निकालना है। आपको सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। सो यहाँ पर हमारे पास V है और R है। सो हम कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, V = IR, जहाँ पर हमारे पास R है और V है। सो हम I को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, how much current will an electrical heater coil draw from 220 volt source if the resistance of a heater, again the same question, यहाँ पर भी हमें करंट निकालना है, हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस दे रखा है। नेक्स्ट 12.4 the potential difference between the terminal of an electrical heater is 60 volt, okay, when it draw a current of 4 ampere from the source। हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, करंट दिया है। What current will the heater when it draw, ठीक है, what current will the heater draw if the potential difference is increased। so यहाँ पे पहले बोला है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस जब 60 वोल्ट था तब करंट था 4 एम्पियर। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया 120 वोल्ट तक, सो हमारा करंट क्या होगा, राइट। सो हमने एक चीज़ देखी थी कि रेजिस्टेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होता है तो करंट भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन डिफरेंस किसकी वजह से आ जाता है, रेजिस्टेंस की वजह से। सो हम पहले क्या फाइंड आउट, रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होता है तो करंट इंक्रीज़ होता है, लेकिन रेजिस्टेंस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस जो पहले था वही रेजिस्टेंस बाद में रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस। सो सबसे पहले हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारा रेजिस्टेंस आ गया 15 ओम। नेक्स्ट हमें क्या बोला है कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया 120 वोल्ट, यानी अब हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस है, हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो अब हम फाइंड आउट कर लेंगे कि भाई करंट कितना होगा। अगेन क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे पास इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस था 60 वोल्ट और करंट था 4 एम्पियर। इन दोनों की हेल्प से हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे रेजिस्टेंस। क्यों रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और हमें करंट कैलकुलेट करना है।
अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होता है, लेकिन रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसीलिए जो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो ही हम नेक्स्ट करंट फाइंड आउट करने में यूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल नंबर करेंगे 12.5 एंड 12.6। 12.6 एक बार हम देख लेते हैं। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है, हमें और क्या बोला है कि लेंथ है, हमें गिवन नहीं है, लेंथ इज़ एल एंड क्रॉस सेक्शन इज़ ए, और हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दे दिया। What would be the resistance of another wire? ये हमारे पास फर्स्ट वायर की इंफॉर्मेशन है। सेकेंड के लिए बोला गया है what would be the resistance of another wire of the same material? सेम मटेरियल का मतलब कि दोनों का जो रो है, नेचर ऑफ मटेरियलिटी वो सेम है, राइट। ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2। सेकेंड जो वायर है उसकी लेंथ है L/2, यानी जो लेंथ फर्स्ट वायर की थी उसकी हाफ लेंथ है सेकेंड वायर की। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 2A। अगर फर्स्ट वायर का एरिया A है तो सेकेंड वायर का एरिया 2A है। सो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, हम रो निकालेंगे, क्योंकि दोनों वायर की जो नेचर ऑफ मटेरियलिटी है वो सेम है। यानी ये अगर सिल्वर हुआ तो ये भी सिल्वर होगा, राइट। मतलब दोनों वायर सेम है लेकिन लेंथ और क्रॉस सेक्शन में डिफरेंस है। तो बताओ तो इसमें क्या करना है, तो बताओ कि रेजिस्टेंस क्या होगा ऑफ अनदर वायर। क्वेश्चन इज क्लियर। अगर हमें बोला है कि नेचर ऑफ मटेरियल सेम है, अगर रो जो है वो सेम है यानी दोनों वायर सेम होंगे, इससे हम इतना पता कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, एक की लेंथ ज़्यादा है, सेकेंड वायर की लेंथ कम है क्योंकि उसको हाफ कर दिया, फर्स्ट वायर की लेंथ ज़्यादा है। लेकिन सेकेंड वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और फर्स्ट वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, राइट। सो अब हमें निकालना है कि बताओ ये चेंजेस करने की वजह से रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा। सो सबसे फर्स्ट स्टेप हम रो निकालेंगे। R1 दैट इज़ वायर 1 का रेजिस्टेंस कितना होगा, हमारे पास हम फॉर्मूला से निकाल चुके हैं, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो L/A। ये हमारा रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है। तो फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस होगा R1 इक्वल्स टू रो P L/A। सो इसका हमें रेजिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है 4, राइट। इससे हम क्या निकालेंगे, L इज इक्वल्स टू L एंड सेकेंड वायर 2 का हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, R2 इज इक्वल्स टू रो। हम R2 की लेंथ क्या है L/2, R2 का एरिया कितना है 2A, राइट। सो यहाँ पर आ गया, इस तरीके से आ गया 1/4 P L/A। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा 1/4 P L/A। सो इस तरीके से हमारा R2 आ गया 1/4 ऑफ R1, 1/4 ऑफ R1, यानी कि R1 का जितना भी रेजिस्टेंस है उसका 1/4 हो जाएगा R2 का। R2 का रेजिस्टेंस हमें पता है 4 ओम। सो R1 की जगह पे हम कर देंगे 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि R1 का रेजिस्टेंस हमें पता है 4 ओम। कैंसिल, R1 का रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम, राइट। बहुत इजी है। यहाँ पर हमने आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये नहीं देखना कि इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट होगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जाना है आपको वो अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आप सॉल्यूशन या फॉर्मूला पे जाओगे। यहाँ पर एक हिंट हमारे पास थी कि दोनों का रेजिस्टिविटी सेम है। अगर रेजिस्टिविटी सेम होगी यानी दोनों वायर सेम है, दोनों का रो सेम है। सो सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस ऑफ R1 निकाला जो कि गिवन था, फिर हमने R2 निकाला, R2 का जो भी हमारे पास आया उसके अंदर हमने R1 की वैल्यू पुट कर दी। सो ये हमारा हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। सो देयर आर 3 फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एरिया इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हमने रेजिस्टेंस को रिप्लेस किया बाय द रो, दैट इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। हमने देखा हर कंडक्टर की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है और उसी की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है।
नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि ये जो रेजिस्टर है उसकी मदद से, उसकी हेल्प से हम हमारे करंट के फ्लो को चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा करंट चाहिए, कुछ ऐसे जिनको करंट कम चाहिए। अब जहाँ पर करंट ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है हम वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा दे देंगे, और जहाँ पे कम करंट चाहिए वहाँ पर हम कम रेजिस्टेंस डाल देंगे, राइट। रेजिस्टेंस और हम रेजिस्टेंस को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक, हम रेजिस्टेंस को पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा सकते हैं, एक हम सीरीज़ में लगा सकते हैं। दोनों का इफ़ेक्ट अलग अलग तरीके से होगा। ये पूरा हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।